नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर योगिता श्रीमाली, आपकी फिजिक्स की टीचर। अब तो आप पहचान ही गए हैं, इतने सारे लेक्चर्स हमने पढ़े हैं और इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा हम पिछले काफ़ी लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। जितने मैक्सिमम पॉइंट्स हैं डेरिवेशन के, थ्योरी के, कॉन्सेप्ट के, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। आपका जो आरबीएसई का या सीबीएसई का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स आते हैं वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम ऐसा एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल भी करने होते हैं फिजिक्स में। 30% न्यूमेरिकल आता है और 70% थ्योरी आती है। थ्योरी पार्ट तो आप अटेंड कर लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट आप नहीं कर पाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। और प्रैक्टिस करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाने पड़ेंगे। बच्चों, एक ये टिप है, इसको गोल के दिमाग में एकदम सेट कर लेना। 10 पेपर अगर आपने हाथ से कर लिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपकी उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी मास्टरी हो जाएगी। 80% तो मैं गारंटी लेती हूँ कि उन 10 पेपर में से ही आएगा। ठीक है, तो उन 10 पेपर्स को आपका एक बार कोर्स पूरा हो जाए, कोर्स पूरा नहीं होता है तो भी आप लोग जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाएं, उस चैप्टर से रिलेटेड 10 ईयर्स के क्वेश्चंस, मतलब अभी 24 है ना, पिछला 24 का पेपर था, तो 24 से 14 तक, 14 पीछे जाना है, 24 से शुरू करते करते 14 तक जाना है। आप लोग कहोगे अरे मैडम कोर्स ही चेंज हो गया, पहले तो टॉपिक्स अलग थे अभी अलग थे। कोई बात नहीं, आपको पता है कौन सा टॉपिक आपके कोर्स में है, कौन सा नहीं है, आपके सिलेबस में से क्या हटा है वो आपको पता है। लेकिन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो होगी ना, न्यूमेरिकल थोड़ा ना चेंज होते हैं। तो और ज्यादा ही गेन करोगे ना, कुछ कम तो गेन नहीं करोगे। आपको 24 से 14 तक सारे पेपर्स करने हैं चैप्टर वाइज। मैं आपको ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल वाइज भी और थ्योरेटिकल वाइज भी हैं, वो मैं आपको हर चैप्टर के एंड में बताती रहूंगी। इसलिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी बहुत जरूरी है। और साथ में, क्योंकि आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, आपको मेहनत करनी है। जो विद्यार्थी जीवन है वो विद्यार्थी जीवन अनुशासन और मेहनत के लिए ही है। जिसने विद्यार्थी जीवन में अनुशासन रख लिया, समय पे उठे, समय पे सोए, समय पे पढ़ाई करी, जिसने विद्यार्थी जीवन में मेहनत कर ली, वो आगे जिंदगी भर सफल रहेगा। और जिसने विद्यार्थी जीवन गंवा दिया, उसका पूरा जीवन ही खत्म है। क्योंकि आपने जब पढ़ने का टाइम है तब आपने पढ़ा नहीं, और जब आपके 12th में परसेंटेज कम आ गए, 50% आ गए, तो आप दुख करोगे कि अरे यार थोड़ा पढ़ लेता तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते। और 12th के मार्क्स ही आगे आपका भविष्य डिसाइड करेंगे कि आप इंजीनियरिंग में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, आपको अच्छा कॉलेज मिलता है कि नहीं मिलता है। अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा तो अच्छी ब्रांच जो आपको चाहिए वो मिलती है कि नहीं मिलती है। ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं आपके 12th के परसेंटेज। और परसेंटेज तभी बनेंगे जब आप मेहनत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो कुछ ईयर्स के अंदर, पिछले 5-7 सालों के अंदर जो इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, थ्योरी के क्वेश्चंस आए हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको मार्क्स की वेटेज बता देती हूँ कि अल्टरनेटिंग करंट का वेटेज कितना है। अल्टरनेटिंग करंट में जितने भी, चाहे सेक्शन ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, उसमें टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। पूरे पेपर के अंदर जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट है वो 10 मार्क्स की आएगी। कुछ क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, कुछ क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। लेकिन टोटल जो क्वेश्चन बनेंगे वो 10 मार्क्स के बनेंगे। मतलब अल्टरनेटिंग करंट अगर आपने अच्छी कर ली तो 10 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, तो ये है हमारा वेटेज, अल्टरनेटिंग करंट का पेपर में वेटेज कितना है। उसके अलावा अगर अपन थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न को समझें, पेपर पैटर्न को समझें, तो सेक्शन ए में जनरली एक क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट में से पूछा जाता है। सेक्शन बी में जो खंड बी आता है उसमें 2 क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट में से पूछे जाते हैं, और जो सेक्शन सी है उसमें एक क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट में से पूछा जाता है। टोटल 4 क्वेश्चन आपके पूरे पेपर में अल्टरनेटिंग करंट में से आते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन सेक्शन बी के हो सकता है न्यूमेरिकल हो, एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए, एक थ्योरी का दे दिया जाए। जनरली जो सेक्शन बी के क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूमेरिकल के ही आते हैं।
सेक्शन सी पूरी थ्योरी आती है, पूरा जो लंबा क्वेश्चन जैसे ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, जनरेटर का क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा की प्रतिबाधा निकालने का क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपके सेक्शन सी में आते हैं। और सेक्शन ए में सिंपल डेफिनेशंस हैं, शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, अनुनाद किसे कहते हैं, प्रतिबाधा की इकाई क्या होती है, वो सारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टर्म्स हैं वो सेक्शन ए में आते हैं। हर चैप्टर को थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ना है, उसका वेटेज कितना है, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वे में पढ़ना है। पढ़ना तो है लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वे में पढ़ना है। आप पेपर को एनालाइज करके जब पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई और ज़्यादा इफेक्टिव होगी। पढ़ तो रही है लेकिन उसको थोड़ा सा और इफेक्टिव बना देते हैं ना, ताकि रिजल्ट अच्छा मिलेगा हमें। और मेन तो जो हमारा एम है वो रिजल्ट अच्छा ही तो करना है। आपका भी एम वही है कि रिजल्ट अच्छा है, मेरा भी एम यही है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान उसके वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुणा होता है। याद आ रहा है जब अपन ने सबसे पहला आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू ली थी, उसी में ही इस चीज को पढ़ा था हमने। पूरा मैंने आपको डिराइव करके भी बताया है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा डेरिवेशन है आपके पास नोट्स में। आपको करना क्या है, आपको प्रूव करना है कि हमने निकाला था IRMS इज इक्वल टू होता है I0/√2। अब कई जगहों पे IM लिख देते थे, मैक्सिमम वैल्यू है इसलिए हमने I0 से रिप्रेजेंट किया था। एक ही चीज है, तो I0 कितना बन जाएगा, √2 IRMS। आपको ये डिराइव करना है। ये पूरा डेरिवेशन हम कर चुके हैं, बस इस √2 को लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना तो जो हमें चाहिए क्वेश्चन में वो निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन इसके साथ न्यूमेरिकल का आ गया। क्या कह रहा है, यदि प्रत्यावर्ती धारा I इज इक्वल टू 4 sin ωt है तथा वोल्टता V इज इक्वल टू 200 sin ωt प्लस π/2 है, तो परिपथ में शयित औसत शक्ति की गणना कीजिए। कितनी औसत शक्ति इस परिपथ के लिए लगी है वो बतानी है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा परिपथ कौन सा है। धारा का मान है 4 sin ωt। मैं इसको लिख दूं एक बार, देखिए धारा का मान आ रहा है हमारे पास I इज इक्वल टू I0 sin ωt। इसी तरह का आ रहा है ना। इसको अगर इसको कंपेयर करें तो हमारा I0 कितना मिल गया, 4। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कर ले, I0 4 मिल गया। इसी तरह से हमारा जो V आ रहा है वो आ रहा है V0 sin ωt प्लस फाई के जैसा। थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को देख के समझना है कि वो फॉर्मेट क्या दे रहा है हमको। अब अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो V0 मिल गया हमें 200 और फाई मिल गया π/3। ठीक है, क्लियर। सबसे पहला काम ही यही करना है किसी भी न्यूमेरिकल में, हमें ये जानना है कि दे क्या रखा है, और दूसरा फिर हमें ये सोचना है कि निकालना क्या है। तो ये तो हमें दे रखा है, निकालनी हमें क्या है, शक्ति। अब कौन सा परिपथ हो गया, ये LCR परिपथ हो गया। LCR परिपथ के लिए एवरेज पावर का हम फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। क्या होता है, VRMS इंटू IRMS cos phi। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। सबसे पहले हमने फॉर्मेट समझ लिया, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या निकालना है वो समझ लिया। अब सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो। VRMS क्या होती है, V0/√2। IRMS होती है I0/√2 cos phi। अब सब मान हमें दे रखे हैं। V0 का मान 200 दे रखा है, I0 का मान 4 दे रखा है, phi का मान π/3 दे रखा है। π/3 मतलब 1/80/3 मतलब 60 डिग्री। phi हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो बस अब इन मानों को यहाँ पुट करना है और सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या हो जाएगा, V0 है 200, I0 है 4 अपॉन √2 इंटू √2 को मैं 2 लिख देती हूँ,
cos 60। cos 60 का मान कितना होता है 1/2। ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स रट्टी हुई होनी चाहिए ये सारी, अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस करने हैं तो। cos 60 का मान होता है 1/2। हम पुट कर देते हैं यहां पे मान, P average is equals to V naught 200 I naught 4/2 into cos 60 1/2। 2 और 2 4, 4 और 4 कट गए तो एवरेज पावर कितनी आ गई 200। यूनिट क्या होती है वॉट। लास्ट में यूनिट लिखनी बहुत जरूरी होती है, यूनिट नहीं लिखी आधा नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे लास्ट में, बाकी और कहीं लिखो ना लिखो, लेकिन सबसे लास्ट में यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है। ये यूनिट नहीं लिखी आधा नंबर कट जाएगा आपका। तो एवरेज पावर कितनी निकल गई हमारी 200 वॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एक पूरे चक्र में प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति 0 होती है। एवरेज पावर किसके लिए, ओनली इंडक्टिव सर्किट के लिए 0 होती है। ये हमने पूरा डिराइव किया था। अब उसी के साथ न्यूमेरिकल दे दिया। न्यूमेरिकल में क्या दिया, आर का मान, प्रतिरोध का मान 24 ओम है, एक्सएल का मान 110 ओम है और एक्सी का मान भी 110 ओम है। अब देखिए परिपथ देख के समझ गए आप लोग, एक्सएल और एक्सी बराबर आ रहे हैं। कई बार क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ के ही पता चल जाता है। एक्सएल और एक्सी का मान बराबर आ गया 110 और 110। जब एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं तो कौन सा परिपथ होता है, जब एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं वो होता है अनुनादी परिपथ, रेजोनेंस की कंडीशन। और जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। कितनी होती है, हमने फॉर्मूला लिखा था Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला था किसके लिए, एलसीआर परिपथ की कुल प्रतिबाधा का। जब एक्सएल और एक्सी ये दिख रहा है ना हमें, एक्सएल भी 110 है और एक्सी भी 110 है, ये दोनों बराबर आ गए तो ये तो 0 हो गया। तो Z किसके इक्वल बन जाएगा, R के इक्वल बन जाएगा। और Z अगर R के इक्वल है तो हमारा Z 24 ओम बन गया। जरूरत पड़ी सॉल्व करने की, थोड़ा सा हमने यही दिमाग लगा दिया कि एक्सएल और एक्सी बराबर आ गए, डायरेक्टली हमने Z को R के इक्वल लिख दिया। नहीं तो आप क्या करते, पूरा मान रखते, सॉल्व करते, फिर कहते अरे यार ये तो 0 ही हो गया, ये तो हम पहले ही निकाल लेते। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ते वक्त कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना है। एक बार नहीं 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या दे रखा है, ठीक है। ऐसा ही नेक्स्ट एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो आपको नेक्स्ट लास्ट लेक्चर की याद दिला देगा। मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, शक्ति गुणांक का मान ज्ञात करना है। किसके लिए, शुद्ध धारतीय परिपथ के लिए, मतलब जिसमें कैपेसिटर ही लगा हुआ है और कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और एलसीआर अनुनादी परिपथ के लिए। अनुनादी परिपथ का मतलब जब एक्सएल और एक्सी इक्वल हो, ठीक है। शक्ति गुणांक का मान क्या था, cos फाई, ठीक है। अब फाई पर ही हमारा डिपेंड करेगा कि उसका मान क्या है। अगर इंडक्टिव सर्किट है, सॉरी कैपेसिटिव सर्किट है, धारतीय परिपथ है, तो उसमें L और C के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। फाई क्या है बेसिकली, L और C के, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, थोड़ा सा इसको अपन सही कर लेते हैं। जो फाई है वो I और V के बीच में एंगल है, I और V के बीच में एंगल है। फाई क्या है, I और V के बीच में एंगल है। अगर अपन कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं तो I और V के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर हमारा
फाई 90 डिग्री है, ये फर्स्ट केस कर रहे हैं हम, फाई 90 डिग्री है, कॉस फाई 0 होता है, तो हमारा पूरा शक्ति गुणांक ही क्या बन गया, 0 बन गया। सेकंड केस, अनुनादी परिपथ है, एक्सएल और एक्ससी बराबर होंगे, जब एक्सएल और एक्ससी बराबर है तो परिपथ पे रहा क्या, केवल आर, प्रतिरोध, और केवल प्रतिरोध जब होता है तो प्रतिरोध के केस में आई और वी में कितना एंगल होता है, 0 डिग्री, दोनों सेम फेज में होते हैं, फाई 0 डिग्री है और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो फर्स्ट वाला जो शुद्ध धात्रीय परिपथ है इसके लिए शक्ति गुणांक का मान 0 आ गया, और दूसरा जो एलसीआर अनुनादी परिपथ है, मतलब इसका दूसरा नाम क्या आ सकता है, ओमीय परिपथ भी आ सकता है, तो उसके लिए फाई का मान 0 होता है, तो हमारा जो शक्ति गुणांक का मान बना वो अधिकतम बना। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन घुमा के दिया जा सकता है, लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट समझने के लिए। यहाँ पे श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ की जगह आपको ओमीय परिपथ भी दिया जा सकता है, लेकिन जो अनुनाद की कंडीशन है वो किसकी कंडीशन है, केवल ओमीय परिपथ की कंडीशन है। तो हमें ये समझ जाना है कि अनुनादी परिपथ है, इसका मतलब ये ओमीय परिपथ है, परिपथ में केवल रजिस्टर लगा हुआ है और कुछ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स, मजा आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियां बताइए और इसे कम करने के उपाय बताइए। अभी पढ़ा था हमने लास्ट 1-2 लेक्चर से पहले ही, पूरा का पूरा उसके अंदर थ्योरेटिकल दे रखा था। 4 तरह के लॉसेज होते हैं, उनको कम करने के क्या तरीके हैं, सब कुछ था उसके अंदर। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त करिए। कौन सा, एलसीआर परिपथ का। एलसीआर श्रेणी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के मान में आवृत्ति के साथ परिवर्तन का आरेख बनाइए। ग्राफ बनाया था हमने, रेजोनेंस वक्र कैसा था, रेजोनेंस कर्व जो हमने बनाया था वो कैसा आया था, यहाँ पे आवृत्ति थी, फ्रीक्वेंसी थी और यहाँ पे धारा थी, तो हमें जो कर्व मिला था वो इस तरह का कर्व मिला था। यही वक्र हमारा क्या कहलाता है, अनुनादी वक्र कहलाता है, या प्रत्यावर्ती धारा में आवृत्ति के साथ परिवर्तन कहलाता है। ये जो टर्म मिली, जब हमें मैक्सिमम मिली, इस कंडीशन पर हमारी अनुनाद की स्थिति होती है और फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। और ये कब मिलती है, जब एक्सएल का मान एक्सी के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो समझ लीजिए कि अनुनाद आप अच्छे से समझ गए। क्या है, ये चित्र हमें दे रखा है, इस चित्र में अनुनाद की अवस्था को बताना है। हमने क्या कहा, अनुनाद की अवस्था वो अवस्था है जब एक्सएल का मान एक्सी के बराबर होता है। इस डायग्राम में कहां दिख रहा है कि एक्सएल और एक्सी बराबर है, जहां दोनों वक्र इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस जगह पर मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो आर पॉइंट है, यहां पे हमें अनुनाद की स्थिति दिख रही है। कॉन्सेप्ट को लैंग्वेज में तो लिख ही रहे हैं, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के दूसरी तरह से भी हमें समझ में आना चाहिए। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें वो समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, एक कुंडली की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। आवृत्ति की जो इकाई है वो 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति है और शक्ति गुणांक का मान इतना है, मतलब cos फाई का मान इतना है। अब आवृत्ति को अगर दुगना कर दिया जाए तो शक्ति गुणांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या पढ़ा था हमने शक्ति गुणांक, cos फाई कितना होता है, R/Z। क्या उसमें कहीं आवृत्ति की टर्म आ रही है। क्वेश्चन को कई बार आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए भी क्वेश्चन घुमा के दिए जाते हैं। जो शक्ति गुणांक का मान है वो सिर्फ I और V के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो कलांतर बन रहा है, सिर्फ उस पर निर्भर करता है।
न कि आवृत्ति पे निर्भर करता है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, आपका ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, आपका ये कॉन्सेप्ट जानने के लिए कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है कि शक्ति गुणांक आवृत्ति पे निर्भर नहीं करता है। तो चाहे हम आवृत्ति को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, हाफ कर दें, उसकी शक्ति गुणांक का मान वही रहेगा 0.7। ये जो मान आ रहा है यही का यही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता इतनी दे रखी है और धारा इतनी दे रखी है। इसके लिए क्या निकालनी है? वॉटहीन धारा निकालनी है और वर्ग माध्य मूल वोल्टता निकालनी है। वॉटहीन धारा का कॉन्सेप्ट क्या था? छोटा सा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉटहीन धारा वो धारा है जब परिपथ में L और C है, केवल R नहीं है, केवल L और C है, उस टाइम पे जो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है वो वॉटहीन धारा है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे I है, ये दे रखा है, सॉरी वोल्टेज 50 साइन 314t दे रखा है और ये तो इसकी इकाई है, ये जो V दे रखा है ना ये वोल्ट है, इकाई है, मान नहीं है। और इसी तरह से धारा में ये A लिखा हुआ है जो इसकी इकाई बता रहा है, एम्पियर को बता रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना ये V और A क्या है। अब देखिए V और I में जो कलांतर बन रहा है, एंगल में डिफरेंस आ रहा है, वो कितना आ रहा है? π/4। क्या π/4 L और C के केस में होता है? नहीं होता है, LCR के केस में होता है। तो जब यहाँ पे LCR आ गया मतलब R तो है ही, और R है तो किसी तरह की इसके अंदर वॉटहीन धारा नहीं होगी। वॉटहीन धारा सिर्फ एक ही केस में होती है, जब परिपथ में केवल L हो या केवल C हो या L और C हो। R के आते ही उसमें किसी न किसी तरह का ऊर्जा हाश, ऊष्मा हाश, शक्ति हाश होता ही होता है, और जब वो होगा तो कोई वॉटहीन धारा हमें सर्किट में नहीं मिलेगी। ठीक है, लास्ट वर्ग माध्यम मूल मान। वर्ग माध्यम मूल मान क्या होता है? VRMS, और VRMS कितना होता है? V0/√2। V0 कितना है? 50/√2। √2 कितना होता है? 1.413। डिवाइड करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कि VRMS का मान कितना होगा। आपके पास कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना लिख के रख दीजिए। ये भी लिखेंगे तो भी आंसर सही है, और थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करके लिखेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे, 50/√2 इंटू √2/√2। ठीक है, तो कितना बन जाएगा? 50/√2 इंटू √2/√2। 50/√2 इंटू √2 2 हो गया, इंटू √2, 2 और 50 कटेगा, 25/√2। थोड़ा सा ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर को और ज्यादा अच्छा लगेगा, वो अच्छे मार्क्स देगा आपको। वो लिखोगे तो सही है, गलत नहीं है वो भी, लेकिन हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमें मैथ्स भी आती है, तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाएं इसके अंदर। चलिए लास्ट क्वेश्चन। ये हमें एक परिपथ दे रखा है और हमसे कहा जा रहा है इस परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है Z प्रतिबाधा कितनी होती है। ये कौन सा परिपथ हो गया? LCR परिपथ, जिसमें तीनों दे रखे हैं। Z इज इक्वल टू बन जाएगा √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, R तो दे ही रखा है हमें, कितना है R? 300 ओम। ठीक है, अब आप कहोगे कि XL और XC कहां से लाए, तो XL हमें पता है क्या होता है, L ओमेगा। ठीक है, L ओमेगा कितना होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? ये 50 हर्ट्ज। यूनिट से पहचानना है हमें कि क्या दे रखा है, हर्ट्ज आवृत्ति की यूनिट होती है, तो ये 50/पाई हमारी आवृत्ति हो गई। तो कितना बन जाएगा? L का मान कितना दे रखा है? 1 2 पाई
इंटू 50/पाई, पाई से पाई कट गया 100। एक्सएल का मान कितना बन गया? 100 ओम बन गया। ठीक है, इसी तरह से अपन एक्सी भी निकाल लें। एक्सी होता है 1/c ओमेगा, मतलब 1/c 2 पाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई, फ्रीक्वेंसी का मान कितना था? 50/पाई इंटू सी, पाई से पाई कट जाएगा, सी का जो मान आया वो हम यहाँ रख देंगे, तो ये बन जाएगा 1/100c। इससे एक्सी भी निकल गया, एक्सएल भी निकल गया। बस इन सब के मान को z में पुट कर दो, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है, जो भी एक्सएल का मान है उसको एक्सी के मान से घटा दो, इसका स्क्वायर कर दो, आर का जो मान आया उसका स्क्वायर कर दो, दोनों का रूट ले लो, हमारा z निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? करके बताना है, करके बता दें? चलिए बता देते हैं आपको। देखिए, तो समझ में आया ना आपको किस तरह के न्यूमेरिकल्स बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना है, चैप्टर खत्म करना है। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद ही आप लोग पेपर को उठाएंगे, उससे पहले नहीं उठाएंगे, वरना आप घबरा जाओगे कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक बार तसल्ली से अच्छे से पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट कंप्लीट करिए, डेरिवेशन कंप्लीट करिए, फॉर्मूले याद करिए, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स के कम से कम 10 साल के पेपर्स उठाइए, उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है उनको नोट डाउन करिए और फिर उसको सॉल्व करने बैठिए। आपका चैप्टर इतना अच्छा तैयार हो जाएगा कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेहनत करनी है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है और सुबह जल्दी उठना है। 10-10 बजे उठने से काम नहीं चलेगा। मोबाइल को साइड में रख देना, किताब को साथ में रखना है और पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है बच्चों, बने रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।